चलिए आज हम चलते हैं हिंदी व्याकरण की दुनिया में और करते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या होता है, उसके बाद जानेंगे लिपि क्या होता है और उसके कितने प्रकार है, और उसके बाद जानेंगे लास्ट में व्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं भाषा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भाषा क्या होता है, जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं या व्यक्त करते हैं अपने भावों या विचारों को, वही हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाषा क्या, भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना या दूसरे या उनके भावों और विचारों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं भाषा के दो प्रमुख प्रकार कह लीजिए, रूप कह लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक क्या होता है, जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या सुनकर, बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं, तो क्या कहलाता है, मौखिक कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, मौखिक रूप। मौखिक रूप होता है विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करना, मौखिक रूप से व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। उसके बाद हम करेंगे लिखित रूप। लिखित रूप में क्या होता है, जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर या पढ़कर जब हम व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को लिखा हुआ ग्रहण करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उसके बाद हम करेंगे हिंदी भाषा के। हिंदी भाषा के कितने रूप है और कितने रूपों में उसको जाना जाता है। तो इसके बाद हम करेंगे हिंदी भाषा के विविध रूप। दोस्तों अब हम करेंगे हिंदी भाषा के विविध रूप, मतलब हिंदी भाषा के कितने रूप है या कितने रूपों में उसको जाना जाता है। दोस्तों चलिए अब हम करते हैं हिंदी भाषा के विविध रूप। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो दोस्तों हिंदी भाषा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे इसको राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है, राजभाषा के रूप में जाना जाता है, संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है और मानक भाषा के रूप में जाता है, भारतीय संविधान की भाषा के रूप में जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे रूप हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है दोस्तों, कि आपको पता होगा कि हिंदी भाषा हमारे देश में बहुत सारे अधिकांश राज्यों में बोली जाती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। ये तो दोस्तों ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। तो इन्हीं कारणों से हिंदी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या होता है दोस्तों, जिस भाषा में हमारा जो सरकारी हमारे कामकाज होते हैं वो संपादित किए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे जो सरकारी कामकाज है वो दो भाषाओं में संपन्न किया जाता है। पहला तो हमारा इंग्लिश हो जाता है और दूसरा हमारा हिंदी हमारी हो जाती है। तो हम करते हैं सरकारी कामकाज जिस भाषा में की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में हिंदी व अंग्रेजी दोनों में ही क्या होता है, राजकीय यानी कि सरकारी जो कार्य होते हैं वो संपादित किए जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि 14 सितंबर 1949 में यानी 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी भारतीय क्या करते हैं, 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम संपर्क भाषा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि संपर्क भाषा क्या होता है, जैसे हम किसी से संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो वही हमारी क्या हो जाती है, संपर्क भाषा हो जाता है हमारा। तो जिससे हम इजी वे से अपने भावों को, अपने इमोशंस को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वही क्या हो जाता है, हमारा संपर्क भाषा। तो हिंदी को भी संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं कि अलग अलग प्रांत के लिए जब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना होता है, यानी कि अगर राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, तो हिंदी का मोस्टली टाइम में क्या होता है, हिंदी भाषा का यूज किया जाता है। तो
किसी एक निश्चित भाषा को यानी कि हिंदी भाषा को मान्यता दी गई है संपर्क भाषा के रूप में। और आपको पता है हमारे देश की जो संपर्क भाषा है उसे हिंदी ही माना गया, मतलब हिंदी भाषा में हम क्या करते हैं, इजी वे से टॉक कर सकते हैं अनदर स्टेट के लोगों से। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे मातृभाषा। दोस्तों इसके बाद हम करते हैं मातृभाषा। तो दोस्तों अब हम करते हैं मातृभाषा। मातृभाषा जो माँ की भाषा होती है, मातृभाषा मतलब जो माँ की भाषा होती है, मतलब जो जैसे कोई बेबी होता है तो सबसे पहले जो भाषा बोलना सीखता है, माँ बोलना सीखता है, तो वही मातृ की भाषा। जो उसके परिवार के लोग बोलना सिखाते हैं तो वही मातृभाषा। तो परिवार के लोगों द्वारा जो बच्चे को सबसे पहली भाषा सिखाई जाती है वो हमारी है हिंदी भाषा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा, यानी वह भाषा जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ से या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बोलना सीखता है। उसके बाद हम करते हैं मानक भाषा। दोस्तों आपको अभी मैंने बताया कि जो हिंदी है वो हमारी संपर्क भाषा बोल दीजिए या मातृभाषा बोल दीजिए या राष्ट्रभाषा बोल दीजिए या राजभाषा बोल दीजिए, लेकिन इनमें भी दोस्तों प्रांत के अकॉर्डिंग या क्षेत्र के अकॉर्डिंग कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो उन भिन्नताओं को दूर करने के लिए मतलब हिंदी भाषा को मानकीकरण का रूप दिया गया है। मतलब इसमें प्रांत के अकॉर्डिंग या थोड़ा सा क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसमें कुछ बदलाव या भिन्नता देखने को मिलती है। मतलब हिंदी भाषा का मानकीकरण किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि हिंदी भाषा हमारी संपर्क भाषा है, परंतु स्थानीय स्तर पर इनमें बहुत भिन्नता पाई जाती है। आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका टोन अलग होगा बात करने का। अगर आप यहाँ से उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, बिहार में चले जाते हैं तो आपका टोन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। भाषा वही रहती है लेकिन टोन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वही मानकीकरण हो जाता है। तो इनमें बहुत भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता को दूर करने के लिए और भाषाई एकता लाने के लिए या कि भाषा की एक रूपता बनी रहे, उसके लिए क्या किया जाता है, उस उद्देश्य से कुछ किया जाता है इसके रूप में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुद्ध, कहीं कहीं पे आपको शुद्ध ऐसा लिखा दिखता है और कहीं कहीं पे ऐसा। तो दोस्तों ये सिर्फ क्षेत्र के या प्रांत के अकॉर्डिंग बदलाव की वजह से ऐसा हमें मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं विद्वान। विद्वान कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा लिखा हुआ और कहीं पे आप ऐसा देख सकते हैं लिखा हुआ। जैसे आप विद्यालय, तो विद्यालय को आप विद्यालय भी लिख सकते हैं डायरेक्ट और विद्यालय भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की भाषाएं। तो आपको पता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने हमारे संविधान में 22 भाषाओं को पुटअप किया है, जिसमें से हिंदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम देखते हैं, हमें पता है कि जो हमारा भारत देश है वो बहुभाषी देश है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत बहुभाषी देश है, यहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा है। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारे 28 राज्य हैं तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 2-3 ऐसे राज्य हैं जिनमें एक ही भाषा चलती है। जो ईस्ट साइड के जो राज्य है या जो स्टेट्स है उसमें सिमिलरिटीज पाई जाती है, लेकिन बाकी में अलग अलग भाषा पाई जाती है, बोली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से हमने कुछ भाषाओं की चर्चा यहाँ की है। तो पहला हो गया हिंदी। हिंदी भारत के अधिकांश राज्यों में बोली जाती है, जैसे राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी। तो इन सभी राज्यों में इसे मातृभाषा के रूप में भी माना जाता है। उसके बाद पंजाबी। पंजाबी पंजाब की साइड में बोला जाता है। यहाँ पे आप इंडिया के मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उर्दू। तो उर्दू कहाँ पे बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट में। जैसे हमारा ये जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब का थोड़ा सा क्षेत्र ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, पंजाबी बोला जाता है। उसके बाद हम आते हैं उर्दू पे। उर्दू कहाँ बोला जाता है दोस्तों, जो यूपी का थोड़ा सा भाग ले लीजिए, इधर वेस्ट का थोड़ा सा भाग ले लीजिए, यहाँ पे उर्दू बोला जाता है।
दोस्तों हम देखते हैं डोगरी। डोगरी कहाँ बोला जाता है? इधर तेलंगाना के साइड, यूपी का भी थोड़ा सा साउथ का पार्ट ले ले तो तेलंगाना यूपी के थोड़े से पार्ट में बोला जाता है। उसके बाद हम करते हैं कश्मीरी। कश्मीरी कश्मीर में बोला जाता है। उसके बाद हम करते हैं बांग्ला। बांग्ला कहाँ पे बोला जाता है? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और इधर का जो थोड़ा सा पार्ट है ईस्ट साइड का, उधर भी बोला जाता है। उसके बाद हम करते हैं असमी। असमी असम में बोला जाता है मुख्य रूप से, और ईस्ट के जो कुछ राज्य है वहां भी बोला जाता है। उसके बाद उड़िया। उड़िया कहाँ पे बोला जाता है? तो उड़ीसा में बोला जाता है। उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है। उसके बाद गुजराती। गुजराती गुजरात में बोला जाता है। उसके बाद मराठी। मराठी कहाँ पे बोला जाता है? महाराष्ट्र हो गया, और गुजरात का थोड़ा सा साउथ का पार्ट हो गया, यहाँ पे मराठी बोला जाता है। उसके बाद हम करते हैं कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोला जाता है? तो महाराष्ट्र के ही पार्ट में मुख्य रूप से ये साउथ में बोला जाता है। उसके बाद हम करते हैं मलयालम। मलयालम कहाँ पे बोला जाता है? तो केरल की साइड में बोला जाता है मुख्य रूप से मलयालम, और साउथ इंडिया में बोला जाता है। उसके बाद हम करते हैं बोडो। बोडो कहाँ बोला जाता है? तो असम में, मुख्य रूप से असम में, और ईस्ट जो इधर के जो ईस्ट के पार्ट है वहां पे एक दो राज्यों में बोला जाता है। उस संथाली भाषा मुख्य रूप से दोस्तों हमें असम में मिलता है, मतलब बोलते हैं, असम के लोग बोलते हैं। उसके बाद करते हैं नेपाली। नेपाली सिक्किम के लोग मुख्य रूप से बोलते हैं, और इधर के जो एक दो स्टेट है वहाँ पे सिक्किम नेपाली सिक्किम में, और मुख्य रूप से यहाँ के जो एक दो स्टेट है वहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद करते हैं मैथिली। तो मैथिली बिहार में बोला जाता है, यूपी के भी कुछ पार्ट है इधर के जो जहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद करते हैं सिंधी। तो सिंध का जो प्रांत है, यानी कि जो इधर नॉर्थ का पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, वहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाती है सिंधी भाषा को। उसके बाद हम करते हैं संस्कृत। तो संस्कृत उत्तराखंड में बोली जाती है, संस्कृत भाषा बिहार में बोली जाती है, तो यहाँ की ये मुख्य भाषा है। उसके बाद मणिपुरी देखते हैं। तो मणिपुरी मणिपुर के साइड में मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे मुख्य रूप से ये भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे बोली। दोस्तों उसके बाद हम जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, और बोलियां कितनी है दोस्तों? 544 544 बोलियां हैं। तो अभी हम बोली करेंगे कि बोली होती क्या है। दोस्तों अब हम करेंगे बोली। बोली को भाषा का छोटा रूप माना जाता है। बोली की ना तो लिपि होती है और ना ही व्याकरण होता है। आपको पता है दोस्तों, बोली बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। जैसे हम अलग थोड़े से अलग क्षेत्र में जाते हैं तो बोली चेंज हो जाती है। तो अब हम करते हैं, तो बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली भाषा का वह रूप है जिसका अपना ना साहित्य होता है, ना इसकी लिपि होती है। परंतु ब्रज और अवधी और खड़ी बोली ऐसी बोलियां हैं जिसका प्रयोग साहित्य की रचना में किया गया है, और आगे चलकर जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग अभी का जो वर्तमान हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो स्वरूप है उसी का अपभ्रंश रूप है। मतलब खड़ी बोली से ही हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है। उसके बाद हम करते हैं लिपि। लिपि क्या होता है दोस्तों? तो भाषा का जो मूल रूप था वो मौखिक था। पहले बोलकर और सुनकर ही प्रकट करते थे, लेकिन उसे स्थायी या लिखावट के रूप को प्रदान करने के लिए लिपि अस्तित्व में आया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाषा का मूल रूप मौखिक था, और बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह अपनाए जाने लगे, चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा। और यही जो चिन्ह है जिसे मतलब मौखिक को लिखित रूप प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि के कारण ही भाषा का लिखित रूप संभव आया, मतलब अस्तित्व में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अलग अलग भाषा है उसमें कौन कौन सी लिपियां प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी। हिंदी की तो आप सबको लिपि पता होगी, देवनागरी लिपि है। उसके बाद गुजराती की, दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गुजराती की भी लिपि देवनागरी है, और मराठी की भी देवनागरी लिपि है, और लास्ट संस्कृत की भी देवनागरी। तो ये जो चार भाषाएं, उन सब चारों की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। उसके बाद हम देखते हैं पंजाबी। पंजाबी की लिपि क्या है? तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, पंजाबी गुरुमुखी लिपि। और उसके बाद हम अंग्रेजी देखते हैं, तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन लिपि। उसके बाद उर्दू देखते हैं, तो उर्दू की लिपि क्या है? फारसी लिपि।
उसके बाद हम लास्ट देखते हैं व्याकरण। व्याकरण के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। अभी भी हम हिंदी व्याकरण ही पढ़ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि अगर हमने कुछ गलत लिख दिया तो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो सब हमें कौन बताता है, व्याकरण बताता है। तो आप ये देख रहे हैं कि भली भांति समझना अर्थात शब्दों को, वाक्यों को और भाषाओं का विश्लेषण कैसे करना है, उसे कैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है, वो कौन हमें बताता है, व्याकरण बताता है। व्याकरण से हमें शुद्ध और अशुद्धता की पहचान की जाती है, व्याकरण के द्वारा हम कर सकते हैं। उसके बाद ये नियमों को बताता है कि वर्ण को कैसे रीअरेंज करना है, वर्ण को कैसे कैसे जोड़कर शब्द बनाने हैं और कैसे वाक्य विचार करना है, मतलब वाक्य बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि व्याकरण को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। तो पहला आप देख रहे हैं कि वर्ण सबसे छोटा रूप होता है। उसके बाद बहुत सारे वर्णों को अगर हम जोड़ देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, तो क्या बनता है, शब्द बनते हैं। और बहुत सारे शब्दों की बनावट जो होती है, उनसे बहुत सारे शब्दों से मिलकर क्या बनता है, एक वाक्य की रचना की जाती है। और बहुत सारे वाक्यों को जोड़कर एक ग्रंथ या एक साहित्य की रचना की जाती है। तो दोस्तों इसी उम्मीद करती हूँ कि भाषा, लिपि और व्याकरण आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।